खबरों से आगे में आज शाम अमरीकी फिल्म फेस्टिवल में तहलका मचाने वाले नौजवान पाकिस्तानी फिल्म मेकर से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात के एक खुशगवार दौर की झलक और चलिए उस अमरीकी रियासत के एडवेंचर पर जिसकी सरहदें तक बाकी मुल्क से नहीं मिलती। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और आप देख रहे हैं खबरों से आगे। आज का शो हम शुरू करेंगे पाकिस्तान के बारे में एक अच्छी खबर से। पाकिस्तान की फिल्मों का अगर हॉलीवुड की मूवी से मुवाजना किया जाए तो लगता है कि पाकिस्तान की फिल्म बनाने वालों को अभी काफ़ी आगे जाना है, मगर खुशखबरी ये है कि आगे जाने का ये सफ़र शुरू हो चुका है। हाल ही में एक पाकिस्तानी फिल्म दी अदर साइड ने रियासत वाशिंगटन के नेशनल फिल्म फेस्टिवल टैलेंटेड यूथ में ऑडियंस की पसंदीदा फिल्म का अवार्ड जीता। फिल्म का मौजू पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले और उनके नतीजे में जन्म लेने वाली दहशतगर्दी। आइए मिलते हैं इस फिल्म की टैलेंटेड टीम से। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जिसके घर वाले ड्रोन हमले का शिकार होकर इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर उसके सीने में जलती इंतकाम की आग को दहशतगर्द अपने मफाद में इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वहाँ की ऑडियंस जो ड्रोन्स के अगेंस्ट मतलब वोट देगी। Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. हम लोग ने बेसिकली 3 दिन की शूट थी, लेकिन हम लोग 2 दिन पहले गए थे। हम लोग ने एक दिन पूरा रैकी किया था। रैकी करने के बाद उस पर हम लोग ने जो है वो अपने एक्टर्स को भी उसी में से जो है नेचुरल एक्टर्स निकालने थे, तो उन्हीं में से चूज़ किए थे। कराची की एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तालिबे इल्मों के इस ग्रुप ने ये फिल्म अपने एक कोर्स के लिए बनाई थी और उन्हें यकीन नहीं था कि ये फिल्म इतनी मकबूलियत हासिल करेगी। पहले तो हमने टीचर्स को दिखाई थी, सिर्फ हमारे टीचर्स जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, उनको दिखाई थी। उनका रिस्पांस बड़ा अच्छा रिस्पांस था। वो लोग इस बात से बड़े खुश थे कि हर चीज़ हम लोगों ने जो है वो ओरिजिनल फिल्म शूट की है, ओरिजिनल जगह पे जाके शूट किया, ओरिजिनल लोगों को शूट किया है और हर चीज़ किसी से उठाया नहीं, हर चीज़ हम लोगों ने खुद काम किया। बड़ी मेहनत का काम था, ऑलमोस्ट 9 महीने का काम पूरा ये फिल्म का टाइम लाइन था हमारा। इस फिल्म के ज़रिए हम लोगों ने एक ऐसी साइड दिखाई है जो शायद बहुत से अमेरिकन नहीं जानते, कि किस तरह जो मासूम लोग हैं वो किस तरह ड्रोन अटैक्स का टारगेट होते हैं। पाकिस्तानी सिनेमा में पोस्ट पे इतना काम नज़र नहीं आता क्योंकि टेक्निकल है और डिफ़िकल्ट भी है, टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट रहना पड़ता है, फील कि आप किस जॉनरा पे काम कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब मैं फ़िल्म देखी, मैंने स्टोरी लाइन देखी उसकी, तो फिर वो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी एथनिक और काफ़ी ईस्टर्न टाइप का पूरा माहौल क्रिएट था और मुझे भी म्यूज़िक उस तरह क्रिएट करना था क्योंकि वो फील बरकरार है। तो दानिश, आप तो अपनी फ़िल्म की स्क्रीनिंग पर वीज़ा ना मिलने की वजह से सियाटल नहीं जा सके, लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि आपका अवार्ड वहाँ से रवाना कर दिया गया है और वो जल्द ही पाकिस्तान पहुँच जाएगा, आपको मिल जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैं हूँ कराची से उवैस मंगलवाला। हमने नेशनल फिल्म फेस्टिवल टैलेंटेड यूथ के आर्टिस्टिक डायरेक्टर जेसी हैरिस से भी बात की कि उन्हें इस फिल्म में ऐसी क्या खासियत नजर आई जो उन्होंने इसे फिल्मी मेले में शामिल किया। ये फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई थी। इसमें मसले के बहुत से पहलू पेश किए गए थे और इसे फेस्टिवल में शामिल करना हमारे लिए अहम था। आपके ख्याल में अमेरिका में ऐसी फिल्में दिखाना क्यों ज़रूरी है? हमारे फिल्म फेस्टिवल में नौजवान डायरेक्टर्स की फिल्में दिखाई जाती हैं। हमारा मिशन ही नई नस्ल की आवाज़ को आगे लाना है। हम ऐसी बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाते हैं जिनमें ऐसे बहुत से अहम इश्यूज पर बात की गई होती है जो आम लोगों को देखने का शायद मौका भी नहीं मिलता। आप जितने ज़्यादा अनदेखे पहलू सामने लाएंगे उतना ही अच्छा है।
अमेरिका में ऑडियंस ऐसे नुक्ता नजर देखने के लिए कितनी तैयार है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाए जाते? मेरे ख्याल में लोग सच देखना चाहते हैं और मुख्तलिफ लोगों की ऐसी कहानियाँ भी जो रोज़मर्रा के प्रोग्राम्स में नहीं देखते, सो वो ऐसी फिल्में ज़रूर देखना चाहते हैं। क्या अमेरिकी ऑडियंस तवक्को करती है पाकिस्तान से ऐसी फिल्मों की, या उनका ख्याल है कि एक तरक्की पजीर मुल्क का सिनेमा और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड का काम नहीं पेश कर सकेंगे? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। लोग ऐसा ही समझते हैं और मुझे भी यही तवक्को थी। मैं खुद इस फिल्म की क्वालिटी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। हमारी टीम की जानिब से भी दी अदर साइड की टीम को बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के माजी की एक बहुत दिलचस्प कहानी हम ला रहे हैं आपके लिए इस ब्रेक के बाद, और कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि कुछ ही लम्हों में हम जाने वाले हैं काउबॉय हैट्स की शॉपिंग करने। वेलकम बैक। अब चलते हैं रियासत टेक्सास जो है ही काउबॉयज़ की सरजमीन। लेकिन काउबॉय हैट्स खरीदने से पहले हमें जाना है एक अमेरिकी सदर के घर, और वो हैं लिंडन बी जॉनसन। सदर जॉनसन सदर जॉन एफ कैनेडी के दौर में नायब सदर भी थे, और उनके पाकिस्तानी सदर अयूब खान के साथ ताल्लुकात इतने दोस्ताना और करीबी थे कि सदर अयूब खान ने उनकी ज़ाती रिहाइशगाह पर चंद दिन भी गुजारे। मोहम्मद आतिफ भी हमें उसी जगह ले जा रहे हैं कुछ बहुत ही यादगार लम्हों के लिए। July 11th, 1961. ये मनाजिर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका में कोई कौमी दिन मनाया जा रहा है, या फिर शायद किसी शाह का इस्तकबाल किया जा रहा है। ये मनाजिर हैं 1961 के, जब उस वक्त के पाकिस्तानी सदर अयूब खान अमेरिका के सरकारी दौरे पर आए। उनके इस्तकबाल के लिए उस वक्त के अमेरिकी सदर JF कैनेडी खुद उन्हें खुशामदीद कहने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। First to greet President Ayub is American President John F. Kennedy. It is a great pleasure and great honor for me to welcome our distinguished visitor, President of Pakistan. I am overwhelmed by the warmth of reception, Mr. President, you have given me, and very kind words you have expressed about my country. जी हाँ, पाक अमेरिका ताल्लुकात ने ऐसा वक्त भी देखा है जब आम अमरीकियों ने सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर पाकिस्तानी सदर का इस्तकबाल किया, और वो जिन जिन रास्तों से गुजरे उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। बेशतर अमरीकी सियासतदान और कारोबारी शख्सियात सदर अयूब से मुलाकात की ख्वाहिशमंद थीं। अपने इस दौरे पर सदर अयूब वाशिंगटन के बाद न्यूयॉर्क और ऑस्टिन भी गए। जी हाँ, कभी ऐसा भी वक्त था कि सदर तो सदर, कराची के साहिल पर ऊंट गाड़ी चलाने वाला बशीर अहमद सारबान भी सरकारी मेहमान बनकर अमेरिका आया, और नायब सदर लिंडन बी जॉनसन उसे लेने के लिए खुद न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर गए। और ये तस्वीर भी देखिए। जी हाँ, कभी अमेरिका और पाकिस्तान के रहनुमाओं में इतनी बेतकल्लुफी भी पाई जाती थी। खैर, अब वापस आते हैं सदर अयूब के दौराए अमेरिका की तरफ। ऑस्टिन से तकरीबन 50 मील दूर जॉनसन सिटी में साबिक अमरीकी सदर लिंडन बी जॉनसन का ज़ाती रैंच यानी फार्म हाउस है, जहां उन्होंने 1961 में, जब वो नायब सदर थे, पाकिस्तानी सदर अयूब खान को मदऊ किया और उनके एजाज़ में एक बारबेक्यू लंच का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। व्यूअर्स, ये वो जगह है जहां पर वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने उस वक्त के पाकिस्तानी सदर अयूब खान को बारबेक्यू लंच पर मदऊ किया था। उनके रैंच पर इस जगह पर तकरीबन 500 लोगों के लिए बारबेक्यू लंच का एहतमाम किया गया था, और इन 500 लोगों में तकरीबन 65 पाकिस्तानी तलबा भी शामिल थे, और ये वो स्टूडेंट्स थे जो कि उस वक्त यहाँ टेक्सास की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे। जॉनसन फैमिली ने इस रैंच का कुछ हिस्सा अमेरिका के नेशनल पार्क सर्विसेज को दे दिया, जिसमें सदर जॉनसन की रिहाइशगाह और ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें मौजूद हैं। पैट्रिक पलार्स्की पार्क रेंजर हैं। Like royalty. He was very good to him. He would give him gifts. लिंडन बी जॉनसन के ज़ेरे इस्तेमाल हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, उन्हें मिलने वाले तहाइफ और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की तमाम अशिया यहाँ आने वाले देख सकते हैं।
Well, the thing is, he had a small. उनके पास एक छोटी गाड़ी थी। जब वो सदर थे और यहाँ होते थे तो वो अपने दोस्तों और मेहमानों को उस गाड़ी में बिठाकर यहाँ की सैर कराते थे। जो ही वो किसी झील या दरिया के किनारे पहुँचते तो वो चीखते कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है, हम पानी में जा रहे हैं, और वो गाड़ी पानी में ले जाते, जिस पर लोग घबराकर छलांग लगाते और चीखते और जॉनसन उस पर हंसते। सदर लिंडन बी जॉनसन का रैंच, जो अब लिंडन बी जॉनसन पार्क बन चुका है, यहाँ उनकी और सदर अयूब की तस्वीर आज भी आवेज़ा हैं। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, जॉनसन सिटी, टेक्सास। पाक अमेरिका ताल्लुकात का वो दौर तो अब सिर्फ एक ख्वाब ही लगता है। खैर, टेक्सास में ही रहते हैं और चलते हैं काउबॉय हैट्स खरीदने। वैसे तो अब अमेरिका में काउबॉयज़ कम ही नज़र आते हैं, लेकिन ऐसे लोग अब भी बहुत हैं जो काउबॉयज़ की तरह ड्रेसअप होना पसंद करते हैं। तो चलते हैं आयशा खालिद के साथ एक ऐसे स्टोर में जहां बेहतरीन काउबॉय हैट्स मिलते हैं। वो ज़माना गया जब इस रूप में काउबॉयज इन वेस्टर्न मूवीज की स्क्रीन से बाहर हकीकी जिंदगी में भी पाए जाते थे। अब हकीकी जिंदगी के काउबॉयज तो टॉर्च लाइट लेकर ही ढूंढने से मिलेंगे, लेकिन इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार ऐसे बहुत से बाआसानी मिल जाएंगे जो इनका रूप धारे नजर आते हैं। इन काउबॉय फैंस में रोडियो के खेल के खिलाड़ियों से लेकर दुनिया के बचे खुचे शहजादे और शहजादियां तक शामिल हैं। और काउबॉय का रूप मुकम्मल हो काउबॉय हैट के बगैर ये मुमकिन नहीं। टेक्सास में काउबॉय हैट्स का ये बिजनेस 1915 से कायम है। मेरे अंकल और वालिद को मेरे दादा ने और उन दोनों ने मुझे अपना हुनर सिखाया। मेरी बीवी और मैंने 1981 में इस स्टोर की बुनियाद रखी। हमारी स्पेशलिटी हाथ से तैयार किए जाने वाले वेस्टर्न और ड्रेस हैट्स हैं। यहाँ अब भी हैट्स को हाथ से बुना जाता और हर कस्टमर के सर के साइज के मुताबिक इसकी हाथ से फिटिंग की जाती है। हर कस्टमर के हैट को दी जाने वाली इस तवज्जो के बाइस ये बिजनेस लोगों की एक बड़ी तादाद में मकबूल है। I enjoy, coming to this store and finding what I need, and he's always done an excellent job on that too. दूसरे फैंस में प्रेसिडेंट्स, म्यूजिशियंस और मूवी स्टार्स तक शामिल हैं। यहाँ 15 मुख्तलिफ अशकाल और 25 मुख्तलिफ रंगों में हैट्स दस्तयाब हैं। किसी का नाम तितली है तो किसी का दूरबीन। कम से कम कीमत तकरीबन $100 है। ये कीमत उस सख्त मेहनत की वजह से है जो इन हैट्स की तैयारी में लगाई जाती है। दुनिया में ऐसा काम करने वाले बहुत कम टैलेंटेड लोग हैं। गैरी कहते हैं कि उनके दादा कहा करते थे कि कस्टमर की मुस्कुराहट हैट की फिटिंग के बारे में बता देती है। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। ऑलराइट आयशा खालिद, आपने हमें शॉपिंग कराई हैट्स की और अब आप हमारे लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी लेकर आई हैं। जी हाँ सारा, और मैं कुछ हैट्स भी लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग से। और इससे पहले कि मैं इन हैट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊँ, मैं ये बताती चलूँ कि ये हैट्स हमें मुहैया किए हैं हमारे बहुत ही अच्छे वीडियो एडिटर हैं लार्स लाखोमा, उन्होंने, सो थैंक यू लार्स। इन हैट्स की बनावट में 3 किस्म के मटीरियल सारा इस्तेमाल होते हैं। एक फर बेस्ड मटीरियल होता है जिसको फेल्ट कहते हैं, ये तिनकों से भी बनाए जा सकते हैं, या कुछ हैट्स जो हैं वो लेदर से भी बनाए जाते हैं। अब फेल्ट से जो हैट्स बनाए जाते हैं उनमें माजी में उनकी बनावट में कुछ वर्कर्स जो हैं वो मरकरी का इस्तेमाल करते थे फेल्ट से बने हुए हैट्स की बनावट में, और वो मरकरी जो है आहिस्ता आहिस्ता इन हैटर्स या हैट बनाने वालों के इस्लाम में भी दाखिल हो जाती थी, जिससे उनमें कुछ अरसे के बाद पागलपन के दौरों जैसी अलामात जाहिर होने लगती थी। और उसी से उन हैटर्स को एक ट्रिब्यूट देने के लिए इन हैट्स में अगर आप इनके अंदर देखें तो यहाँ पर एक बो इनकी बनावट में डाली जाती है। और जी हाँ, तो ये हैट्स जो हैं आपने देखा कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पर एक बैंड भी मौजूद है, अंदर एक स्वेट बैंड भी मौजूद होता है। और अगर ये आप हैट देखें तो इसको स्टेटसन बैंड कहा जाता है, और इसके बारे में भी बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी थेरीज मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है अब हमारा टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन ये बात तो है कि ना तो सब काउबॉयज एक जैसे होते हैं, ना ही सब काउबॉय हैट्स एक जैसे होते हैं। सो देयर इज अ लार्ज वैरायटी, बट थैंक यू सो मच, एंड दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग। थैंक यू। ऑलराइट, और मूविंग ऑन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद आपको ले चलेंगे रियासत अलास्का के एडवेंचर पर। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। खबरों से आगे में हम आपको घर बैठे अमेरिका के बहुत से मुख्तलिफ मकामात की सैर कराते हैं जिन्हें देखने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। लेकिन आज से हम जा रहे हैं एक ऐसे एडवेंचर पर जो बहुत से अमरीकियों के लिए भी आसान नहीं। हमारी मंजिल है अलास्का, रकबे के लिहाज से अमरीका की सबसे बड़ी रियासत जिसकी सरहदें बाकी मुल्क से मिलती भी नहीं। इस हफ्ते अब्दुल अजीज़ खान आपके लिए ला रहे हैं एक स्पेशल सीरीज़ जिसका नाम है अलास्का मेरी मंजिल। आइए सफ़र का आगाज़ करते हैं रियासत के सबसे बड़े शहर एंकरेज से। हवाई जहाज इजाद होने से पहले अलास्का पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था बहरी जहाज। पुराने दौर के बहरी कप्तान ये चाहते थे कि अपने जहाज़ों को किसी ऐसी जगह पर एंकर करें जहां से वो अलास्का के किसी किनारे पर नहीं बल्कि बिल्कुल अंदरूनी ज़मीन पर कदम रख सके। जो मुकाम इस हैसियत से मकबूल हुआ वो एंकरेज कहलाता है। पूरे अलास्का की 41% आबादी इसी शहर में रहती है। तकरीबन 2,90,000 लोगों का ये शहर वैसे तो अमेरिका के किसी दूसरे शहर से ज़्यादा मुख्तलिफ मालूम नहीं होता, मगर एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ गर्मियों में सिर्फ 3 घंटे की रात होती है और सर्दियों में 3 घंटे का दिन। ये अलास्का का सबसे बड़ा शहर एंकरेज है। इस वक्त यहाँ पे रात का 11 बजने वाला है और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी रोशनी हुई हुई है। शहर की 6% से कम आबादी इनूपियक कबायली हैं जिन्हें दुनिया एस्कीमोस के नाम से जानती है। अलास्का में सड़कों का निज़ाम बहुत वसी नहीं है। बहुत सी अलास्का की आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ सिर्फ हवाई जहाज़ या कश्ती से पहुँचा जाता है। क्योंकि बहुत से इलाकों में जहाज़ों के उतरने के लिए रनवेज़ भी नहीं हैं, इस वजह से हेलीकॉप्टर्स बहुत इस्तेमाल होते हैं और इस एयरपोर्ट पर बहुत से जहाज़ तो ऐसे हैं जो सी प्लेन्स हैं। इन्हें ज़मीन के बजाय समंदर पर उतारने के लिए मॉडिफाई किया गया है। अलास्का में सड़कें बहुत कम हैं, मगर जो हैं वो वाकई में देखने वाली हैं। ये सड़क अलास्का राउट 1 कहलाती है और दुनिया की खूबसूरत तरीन ड्राइव्स में से एक मानी जाती है। ये एंकरेज को सुवर्ड और विटियर की आबादियों से मिलाती है। मगर विटियर तक पहुंचने के लिए हमने एक पहाड़ के बीच में से गुजरना है। जो टनल हमें विटियर ले जा रही है वो कार और ट्रेन दोनों के गुजरने के लिए बनाई गई थी। इसकी लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर है और ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी टनल है जो कार और ट्रेन दोनों को गुजारने की सलाहियत रखती है। इस टनल की तामीर दूसरी जंग अजीम के दौरान हुई जब अमेरिका अपनी फौज को अलास्का में डिप्लॉय कर रहा था। और टनल के दूसरी तरफ वो आबादी शुरू होती है जो विटियर कहलाती है। अलास्का का सफ़र हमने शुरू कर लिया है। अजीज़, ये बताइए कि वैसे तो अलास्का अमेरिका का हिस्सा होने से पहले रूस के पास थी और रूस ने बड़े सस्ते दामों इसको बेच दिया अमेरिका को। क्या वजह थी? सारा ये एक बड़ी अनयूजुअल बात समझी जाती है कि एक मुल्क अपनी ज़मीन बेच दे। यानी हम मजाक उड़ाते हैं कि फ़लाने आदमी ने जो है वो मुल्क बेच दिया है, बट दैट्स व्हाट लिटरली हैपेंड। अब इसकी वजह जो थी, सबसे पहली बात तो ये कि ये $7.2 मिलियन में बेची गई थी। यानी आजकल अमेरिका में मकान बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी कीमत इससे ज़्यादा है। अच्छा, 3 वजूहात बताई जाती हैं। सबसे पहली वजह तो ये कि इम्पीरियल रशिया जो था वो इकोनॉमिक कोलैप्स से इतना करीब था कि दे वर रियली दैट डेस्परेट। दूसरी वजह ये कि वो अलास्का में फ़र उस अंदाज में नहीं हासिल कर पाए थे जितना कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड वील शो दी ऑडियंस कि अलास्का में फ़र हासिल करना कितना मुश्किल काम होता है। और तीसरी वजह जो थी वो ये थी कि इंग्लैंड से उनका मुकाबला था एंड दे डिड नॉट वांट द लैंड टू बी टेकन बाय द ब्रिटिश। तो उन्होंने समझा कि अमरीकी जो होंगे दे विल मेक बेटर नेबर्स। राइट, तो उनके एक तरह से अपना फ़ायदा करने की उन्होंने कोशिश की, अगरचे पैसों में शायद उनको थोड़ा नुकसान ही हुआ। ये बताइए, बाकी मुल्क से बहुत दूर है ये रियासत और मौसम भी हमारे ख्याल में ये होता है कि बहुत ख़राब होगा इस जगह का, तो इसको आबाद करना अमेरिका के लिए कैसा रहा? बहुत मुश्किल था, आसान था, कैसा था? आबाद तो ये अभी भी नहीं हो सका, बल्कि सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए कि वो जो है वो वहाँ जाके रहें। और इसी वजह से वहाँ पे जो शहर हैं उनकी आबादी जो है वो इतनी कम है। यानी अमेरिका ने बाकायदा वजीफ़े मुकर्रर किए हैं उन अमरीकियों के लिए जो वहाँ जाके आबाद होते हैं, बट उसके बावजूद हम अपने ऑडियंस को अब एक ऐसी बस्ती की सैर करवाएंगे जिसकी आबादी बहुत कम है। तो लेट्स वॉच द पैकेज।
विटियर एक छोटी सी साहिली आबादी है। गर्मियों में यहाँ रहने वालों की तादाद 129 अफराद होती है। इनमें से 40 बच्चे हैं। बहुत से अफराद तो घरों के बजाय कश्तियों में रहते हैं। जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ये अपने घर बंद करके एंकरेज चले जाते हैं और इस छोटे से शहर की आबादी सिर्फ 13 अफराद रह जाती है। इन 13 अफराद में से एक ब्रेंडा टोलमन होती हैं। इन्होंने लकड़ी की ये केबिन खुद ही बनाई है और इसमें ये अपने हाथों से बनाई हुई आर्ट की अशिया बेचती हैं। वो कहती हैं कि वैसे तो ये इलाका बिल्कुल महफूज है, मगर सिर्फ एक चीज़ का ख़तरा रहता है। किसी भी वक्त आपको किसी से भी खतरा महसूस नहीं होता। आप जहाँ भी चाहें इस जगह फिर सकते हैं। सिर्फ आपको खतरा होता है कि कहीं कोई रीछ आप पर हमलावर ना हो जाए। दुनिया के 2 सबसे खतरनाक तरीन रीछ अलास्का में ही रहते हैं। एक तो पोलर बेयर, जो जुनूबी अलास्का के इस इलाके में नहीं होता। जिस रीछ का ये जिक्र कर रही हैं वो है ग्रिजली बेयर। 5 मील के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जिसका शिकार करके हम खा सकें। शिकार के लिए आपको इन 5 मील से बाहर जाना होता है। वो कहती हैं कि गर्मियों से तो इस दरिया में मछली भी पकड़ी जा सकती है और दरख्तों पर जो बेरीज उगती हैं आप उनको भी खा सकते हैं। बहुत से लोग बेरीज तोड़कर उनकी जैम भी निकालते हैं, मगर 95% अशिया जो लोग अलास्का में खाते हैं वो अलास्का के बाहर से मंगवाई जाती हैं। इन मुश्किल हालात के बावजूद भी एंथनी कोल हैडक अमेरिका के मेनलैंड से यहाँ नौकरी करने आए हैं। मुझे यहाँ ज़्यादा चैन मिलता है। मुझे बाकी दुनिया से राब्ते की ज़रूरत नहीं महसूस होती। इंटरनेट भी है और फ़ोन भी, मगर मैं बाहर निकलकर पहाड़ों पर चढ़ता हूँ और इस बस्ती से एक ताल्लुक़ सा कायम कर चुका हूँ। अलास्का में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को कोल्ड वॉर के बाद अबैंडन्ड महसूस करते हैं। ये समझते हैं कि अलास्का की अमेरिका के लिए वो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस नहीं रही जो कोल्ड वॉर के ज़माने में हुआ करती थी, और बकनर बिल्डिंग जो है वो इस बात का एक सबूत है। इस इंटरव्यू के बाद कोल हमें बकनर बिल्डिंग के अंदर लेके गए। ये इमारत कोल्ड वॉर के ज़माने में बनाई गई थी ताकि अमरीकी फ़ौजियों को रूस की सरहद के पास रखा जा सके। इस इमारत में कितने फ़ौजी रहते थे ये आज तक वाज़ेह नहीं हो सका, मगर इस बस्ती के रहने वालों का कहना है कि तकरीबन 1000 फ़ौजी इस इमारत में रहते थे। जब बकनर बिल्डिंग बनाई गई थी तो ये अलास्का की सबसे बड़ी इमारत समझी जाती थी, क्योंकि इसमें फ़ौजियों को तवील अरसे के लिए रहना था। इस वजह से इसमें वो तमाम सहूलियात रखी गई थी जो एक शहर में होती हैं। हस्पतालों और रेस्टोरेंट्स के अलावा मूवी थिएटर्स भी इसी इमारत में बनाए गए थे। यानी कोल्ड वॉर के ज़माने में ये इमारत एक छोटा सा अमरीकी शहर हुआ करती थी जिसमें रहने वालों को इससे बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं थी। सदर आइजनहावर के ज़माने में फ़ौजी अखराजात में कुछ ऐसे कटबैक्स हुए कि इस इमारत को छोड़ना पड़ा। आज ही अलास्का के इस सुनसान इलाके में इतना बड़ा खंडर है कि इसके अंदर इंसान बहुत आसानी से गुम सकता है। बहुत से इंटरनेट फोरम्स पर तो ये भी लिखा गया है कि अलास्का की बकनर बिल्डिंग एक हॉन्टेड इमारत है जिसमें से अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं और एक बार अंदर घुसने के बाद लोग इन्हीं अंधेरे कॉरिडोर्स में गुम हो जाते हैं। और कोल हमें बताते हैं कि इस इमारत में ज़्यादा बड़ा ख़तरा किसी जिन और भूत का नहीं बल्कि रीछ की मौजूदगी का हो सकता है। इसी की तंग गलियों में हमने वो मूवी थिएटर तलाश करने की कोशिश की जिसमें फ़ौजी बैठकर फिल्में देखा करते थे। बगैर बिल्डिंग के फ्लोर प्लान के ये तो हमें नहीं मिला, मगर हमने वो अंडरग्राउंड टनल ज़रूर ढूंढ ली जिससे ये इमारत बाहर मौजूद चंद छोटे मकानात और मोर्चों से जाकर मिलती थी। अलास्का का हमारा ये एडवेंचर इस हफ्ते जारी रहेगा, सो हमारा शो देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।